नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है रिमांड में खुलेंगे राज, गद्दारों पर गिरेगी गाज। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाक जासूसों पर कार्रवाई की जा रही है। देश भर में कई जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जैसलमेर से पकड़े गए पाक जासूस शकूर खान को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। शकूर खान जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में डबल एओ यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर काम करता था। शकूर को 28 मई को हिरासत में लिया गया था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि वो लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था। वो व्हाट्सएप के जरिए सामरिक महत्व के फोटोज और वीडियोज पाक की खुफिया एजेंसी के साथ साझा कर रहा था, यानी कि पाकिस्तान तमाम चीजें भेज रहा था। शकूर खान कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का पीए भी रह चुका है। शकूर खान की गिरफ्तारी के बाद सियासत राजस्थान में हाई हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बॉर्डर इलाके में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश। शकूर खान से मिले जासूसी के सबूत। सात दिन के रिमांड में खुलेंगे बड़े राज। तो राजस्थान के जितने भी अधिवक्ता समूह हैं, इनका बहिष्कार करेंगे। इनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा। शकूर खान की गिरफ्तारी के बाद सियासत आई। कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी। उससे उस सरकार का, उस मंत्री का, उस विधायक का कोई दोष साबित नहीं हो जाता है। अगर कोई हमारे आंतरिक सुरक्षा की मैसेज लीकेज किए हैं या उन पर जो आरोप लगे हैं, अगर सत्य है तो इससे गंभीर विषय कुछ हो ही नहीं सकता। रिमांड में खुलेंगे राज, गद्दारों पर गिरेगी गाज। तो बड़े सवाल शकूर की गिरफ्तारी के बाद खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालें तो रिमांड में खुलेंगे राज, गद्दारों पर क्या गिरेगी गाज? क्योंकि लगातार अब शकूर खान से पूछताछ चल रही है। सवाल नंबर 2, शकूर खान के यार कितने किरदार, यानी कि इस शकूर के आसपास और कितने लोग हैं? क्या और भी लोग इसके साथ मिले हुए थे जो पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहे थे, भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जासूसी नेटवर्क के मोहरे कौन हैं चेहरे, और इन चेहरों में कितने चेहरे सामने आ चुके हैं और कितने चेहरे अभी भी पर्दे के पीछे हैं? इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एनके सूद हमारे साथ हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी। और योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। योगेंद्र जोशी जी, आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि एक शकूर की गिरफ्तारी और उसके बाद लगातार पूछताछ, जिस तरह के खुलासे हुए हैं, क्या माना जाए कि हमारे राजस्थान में भी कई भारत के गद्दार छिपे हुए हैं जिनकी पहचान जरूरी है? देखिए हेमंत जी, मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं होता है कि शकूर खान या उसके ज्योति मल्होत्रा या इस तरह के जो 10-15 लोगों को अभी पकड़ा गया है, जो अपना प्रोग्राम चला था, तो उसमें उसके बाद से जो पकड़ा गया, अब आप बताइए कि ये तो बहुत छोटी मछलियां हैं। ये बताइए, ये अगर वहां के जो नेता हैं उनका ये पीए रह चुका है, जो एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इनका काम ये था कि यहाँ के जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको विदेशी जो उनके पाकिस्तान के एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे संपर्क स्थापित करना, भारतीय दूतावास में या पाकिस्तानी दूतावास में संपर्क करना, ये इस तरह की चीजें वहां आमतौर पर जैसलमेर के इलाके में होती रहती है। क्योंकि इन लोगों के जो लोग हैं, इन लोगों के परिवार के लोग हैं, इन लोगों के दूर के रिश्तेदार हैं। अब ये जो हमारे मंत्री जो थे, इनके लिए ये कहा जाता था, सालेह मोहम्मद के लिए, कि ये वहां गुरु हैं उस इलाके के,
और उनके दर्शन करने के लिए, उनके आने जाने के लिए लोग जाया करते थे। तो शकूर खां इनका पीए है जो ये सहूलियतें दिया करता था उनको, वहां के दूतावास से बात करना, यहाँ के दूतावास से बात करना। मैं ये कह रहा हूं हेमंत जी, क्या उन लोगों से ज्यादा गंभीर अपराधी है ये, जो लोग पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के लोगों को कहते हैं, जो टीवी चैनल पे मैंने देखा है कि आप हमें सहयोग कीजिए, हम हिंदुस्तान में जो सरकार है उसको गिराएंगे। क्या ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है जो अमेरिका जाकर के अमेरिका में भारत की बुराई करते हैं? क्या ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है जो चीन में जाकर के कोई एग्रीमेंट करते हैं? मैं कहता हूं ये तो कोई भी चीज नहीं है। शकूर खां की क्या हैसियत है जो इस हिंदुस्तान की चीजों को लाके देगा? यहां तो बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, इनके विदेशों में अच्छे अच्छे संबंध हैं। ये वहां बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, लोगों से लेन देन करते हैं, अपने शादी ब्याह करते हैं। तो आप बताइए, इस शकूर खां जो 13 आईएसआई के अधिकारियों से इनसे संपर्क इसका बताया गया है, मैं ये कह रहा हूं कि आईएसआई के जो मोबाइल नंबर है वो लिखे रहते हैं क्या कहीं? मैंने मेरे मोबाइल नंबर पे योगेंद्र जोशी इंस्पेक्टर लिखा था, वो जियो वालों ने हटा दिया, वो इंस्पेक्टर हटा दिया उन्होंने। तो आप बताओ कैसे पता चलता है कि आईएसआई के ये लोग, आईएसआई के एजेंट है ये लोग? क्या इसमें पद लिखा रहता है? मैं तो समझता हूं, देखिए जितना मेरे को ज्ञान है उसके हिसाब से आईएसआई के लोगों की अगर जानकारी हमारे भारत वालों को है कि अमुक आदमी आईएसआई का एजेंट है, उसका कप्तान है, उसका मेजर है, उसका है ये, उसका मोबाइल नंबर है। अब मुझे बताइए, पाक का वो व्यक्ति जो दानिश है, अब आप बताइए, ये सोशल मीडिया पे आ रहा है कि दानिश के संपर्क ज्योति मल्होत्रा से है, मोहम्मद तारिफ के हैं, मोतीराम एएसआई है, नूरुल इस्लामी है, शहजाद वहाब है व्यापारी। ये इन लोगों के संपर्क पाकिस्तान से रहे हैं, ये व्यापार करते हैं साहब, वह आईएसआई से करते हैं। मैं बिल्कुल बात मान गया आपकी कि ये शकूर खां बहुत बड़ा अपराधी है, हो सकता है हमारे भारत की सूचनाएं दे रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन हमें यह भी पता चलना चाहिए कि इस व्यक्ति ने वहां क्या सूचनाएं हमारे यहां से दी और किन सूचनाओं के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ये भी बताना चाहिए। जब हम डिबेट करते हैं हर चीज की, तो यह भी जरूरी है कि हम इन चीजों को, जिनके माध्यम से जानकारी करते हैं कि साहब डाटा जो लॉगिन किया गया है, कौन से डाटा कहां ट्रांसफर किए गए, किन लोगों को इंटेलिजेंस की जो नेटवर्क है उनसे जुड़ा गया, कौन सी ऐसी फॉरेंसिक जांच है जिससे पता लग गया कि इसके मोबाइल पाकिस्तान के मोबाइल से जुड़े हुए थे और इसने हमारे यहाँ की अंदरूनी जानकारियां जो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण या वहां की जानकारियां इस प्रकार से वहां आईएसआई को दी, ये सब चीजें भी अखबार में आनी चाहिए। मात्र ये कहने से कि आईएसआई के 13 लोगों से इसके संपर्क थे और इस तरह की बात थी कि ये उनका साले मोहम्मद जी का पीए था, चूंकि उस लोग, वहां के लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से आना जाना रहता है और ये लोग व्यवस्था करते रहते हैं। जो भी राजनीतिक लोग हैं हमारे देश के, जो मुस्लिम लोग हैं, इनके संपर्क सब जगह हैं। जब बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहां धार्मिक स्थल के भी संपर्क सब जगह है। जो पाकिस्तान का सोडा परिवार है, उसके यहाँ पर कई रिश्तेदारियां हैं, वो लोग भी आते जाते रहते हैं और उस पर सवाल भी खड़े हुए हैं कि वो कैसे, अभी वो सोडा है वहां का, वो भारत के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। तो जी मैं आता हूं जोशी साहब, सूद साहब, क्या ये छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छों पर अभी कार्रवाई बाकी है? देखिए, बिल्कुल जोशी साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, छोटी मछलियां हैं। जैसे उन्होंने कई बातें क्लियर की हैं, नाम नहीं लिया। राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? जब डोकलाम होता है तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में बैठ जाते हैं, वहां पे जाकर के 2008 में जाकर के एग्रीमेंट करके आते हैं चाइना के साथ। मतलब ये ओपन करते हैं, आप इनको पकड़ नहीं सकते। इनको पकड़ोगे तो हल्ला मच जाएगा, सारे के सारे सड़क पे लेट जाएंगे और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको एक बता दूं बात कि इंदिरा गांधी कैबिनेट में 2 मिनिस्टर ऐसे थे, एक केजीबी का और एक सीआईए का। सबको पता है इस बात का, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो जानते हैं, उनको पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते। अब देखिए, एक हमारे एमपी हैं, उनकी वाइफ पाकिस्तान के साथ उनके लिंक है, ब्रिटिश नेशनलिटी है, एक्सपोज हो गया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। बड़े बड़े लोगों को आप पकड़ नहीं सकते। और जैसे इन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान के टीवी चैनल में बैठ के कहते हैं कि मोदी को हटाइए। मतलब आईएसआई से सीधी अपील कर रहे हैं कि मोदी को हटाइए। ऐसे ऐसे हमारी कंट्री के एमपीज हैं। देखिए, दूसरी बात क्या है कि जब तक हम इन पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे,
और ये जैसे जोशी साहब ने कहा, उस बात को नहीं मैं मानता कि सारी बातें पब्लिक में आनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में नहीं सारी बातें आ सकती, बहुत सी बातें ऐसी होती जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात जरूर है कि इनके ऊपर कैसे एक्शन हो। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए, चाहे जासूस हो चाहे टेररिस्ट हो, उसके लिए स्पेशल कोर्ट हो, वहां पे जल्दी जल्दी सुनवाई हो। फिर सुप्रीम कोर्ट को इनके जो केस सुनने के लिए रात को केस कोर्ट नहीं खोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो गलती करता है कि इनके लिए रात को कोर्ट खोल देता है ऐसे टेररिस्टों के लिए या जासूसों के लिए, वो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं होना चाहिए। बाकी फिर गवर्नमेंट को इस तरीके से करना चाहिए कि इनको 10 साल की कैद होती है, 5 साल अपनी जेल काट करके चले जाते हैं बाहर और फिर फ्री हो जाते हैं। इन जैसे लोगों को उम्र कैद हो, बल्कि उससे भी ज्यादा इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे टेररिस्ट हो चाहे आपके ऐसे लोग हों। अब देखिए इंडिया के अंदर बहुत से इलीगल बांग्लादेशी आते हैं, 3 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमारी यात्रा में पत्थर फेंकते हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। उनको डिपोर्ट करने का काम जरूर शुरू हुआ, लेकिन जब उनको डिपोर्ट किया जाता है फिर घुस आएंगे। इनके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी तो नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि दोबारा इंडिया के अंदर आने की हिम्मत ना करें ये। लेकिन फिर यहाँ कोर्ट इंटरवीन कर जाएगा, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आ जाएंगी। जब तक इनके खिलाफ हम और स्ट्रांग एक्शन ले लेंगे, जैसे अब देखिए क्या हुआ रशिया के अंदर, किस तरीके से जासूसों ने आकर के उनकी जो एयर बेस वहां पे उड़ा दिया। यूक्रेन के जासूस थे, चाहे CIA के जासूस थे जिन्होंने काम किया और वहां पे इतना बड़ा नुकसान किया। एक इंडिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है इन जासूसों की वजह से। और ये जासूस कोई भी काम कर सकते हैं, पत्थर फेंकने के बजाय अगर इनको ड्रोन दे दिए गए और हमारी एयर बेसिस पे अटैक कर दिया गया तो पाकिस्तान का काम तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि इन जासूसों का कैसे हम सत्यानाश करें, कैसे जासूसों को पकड़ के ऐसी सजा दे कि इनकी दोबारा हिम्मत ना हो ऐसे काम करने की। जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी नसबंदी करना जरूरी हो सकता है जी। ये कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा कोर्ट परमिट करे ना करे, गवर्नमेंट को इस काम पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। और ये जासूसी की जो एक लत लगी है लोगों को, इसको पूरे तरीके से हटाना पड़ेगा। मैं इसमें ये नहीं कहता कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस इसलिए है कि कांग्रेस के टाइम में वो पावर में थी तो नेचुरली बात है वहां पे टारगेट करेंगे, जैसे मैंने इंदिरा गांधी के टाइम में कहा। और इंदिरा गांधी पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि उनके नेशनल जो सर्विस उन्होंने किया उसका कोई मुकाबला नहीं है, कंपटीशन कोई नहीं है। लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी को टारगेट कौन कर रहा था? यूएस की डीप स्टेट। इसलिए उनको किसी तरीके से इमरजेंसी लगानी पड़ी, चाहे उनके जो मिनिस्टर थे उनको हटाती तो वहां पे 40-40 MP उनकी पार्टी को छोड़ के चले जाते। फिर देश का वही हाल होता है जो बाद में हुआ है। जनता पार्टी जैसे लोग बैठ गए शुरू में। आप देखिए 10 साल में इंदिरा गांधी के जाने के बाद 10 साल तक किस तरीके से हमारे देश में गड़बड़ रही, किस तरीके से यहाँ पे हाहाकार मचा रहा देश के अंदर। और आज हमारा देश दोबारा स्ट्रांग बना है, ये मोदी आया है। तो गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से देश की सुरक्षा को और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए और जासूसी का जो काम करते हैं, टेररिज्म का काम करते हैं, उनका सत्यानाश किया जाए और किस तरीके से उनको बर्बाद किया जाए। जी प्रतीक जी, बड़े गंभीर सवाल बीजेपी भी उठा रही है और जैसे अभी सूद साहब ने कहा कि राहुल गांधी से लगा करके इंदिरा गांधी की कैबिनेट और मणिशंकर अय्यर और भी कई इस तरह के हैं, तो ऐसे कैसे राष्ट्र प्रथम नहीं होगा तो हम कैसे दुश्मनों से निपटेंगे? हेमंत भाई, पहले तो मैं बता दूं कि जो किसी जासूस का जो नाम लिया जा रहा है जैसलमेर से, वो साले मोहम्मद जी के जब पीए थे, जब वो साले मोहम्मद जी MLA थे, मंत्री थे तब नहीं। क्योंकि वो भी पीए इसलिए थे क्योंकि वो सरकारी नौकरी के अंदर थे। और उसके बाद में 5 साल वसुंधरा जी की सरकार रही, फिर वापस से बीजेपी की सरकार आ गई। अगर वो जासूसी कर रहे थे तो उनको पहले भी पकड़ा जाना चाहिए था। चलिए देर आए दुरुस्त आए, उनके जैसे जितने भी हैं, चाहे से शकूर खान हो, चाहे से ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भारत के खिलाफ काम करेगा, सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए और फांसी पे पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि वही दिखा रहे हैं हमें जासूसी का भूत जिन्होंने छोड़ा था अजहर मसूद। क्यों ऐसा होता है कि सैफुल्लाह फारूक जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा होता है और आतंकी होता है, उसको बीजेपी अपने वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से टिकट देती है, 10 साल तक जेल में रहा था वो। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई करता था, 2014 में बीजेपी ने शोपिया के वाची से विधानसभा का टिकट दे दिया था। तालिब हुसैन भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी था, बाद में उसे NIA ने गिरफ्तार किया। तो आप देखिए ये आतंकवादी सारे जो होते हैं वो बीजेपी में ही क्यों मिलते हैं। प्रदीप कुरुलकर जो DRDO में लैब का डायरेक्टर था, जो भारत सरकार के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, जो RSS से भी जुड़ा हुआ था, उसको ISI के साथ में उसकी लिप्तता के कारण उसको गिरफ्तार करना पड़ा। ध्रुव सक्सेना सबको पता है, भाजपा के अंदर जो मध्य प्रदेश है भोपाल, उसमें IT सेल से जुड़ा हुआ था। और सिर्फ ध्रुव सक्सेना नहीं, उसके साथ 11 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था।
निरंजन होजोई सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, सब लोग भूल जाते हैं। निरंजन होजोई 2017 के अंदर 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग करता है आतंकवादियों को। और वो कौन था? 2016 में बीजेपी ज्वाइन करता है, उसके बाद में वो उत्तर कछार हिल स्वायत्त परिषद का मुख्य प्रशासक चुना जाता है और बीजेपी का प्रशासक रहते हुए 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग करता है आतंकवादियों को। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति अकेला क्या फंडिंग कर सकता है 1000 करोड़ रुपए की? क्या उसके अलावा किसी और की जांच की गई? रियाज अटारी यहीं राजस्थान में हमने देखा, उदयपुर में जो कन्हैया लाल जी का जो गला काट करके हत्या की गई थी, उसके अंदर कौन था? वो भी बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ा हुआ था। सबको पता है किसके साथ में उसकी फोटोएं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर आप पार्टी से जोड़ेंगे तो फिर ये बहुत गलत बात है, अगर जोड़ेंगे तो ये बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। हमें तो पता भी नहीं था वो आईएसआई कर रहा है, लेकिन बीजेपी को तो पता था कि तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर और सैफुल्लाह फारूक ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी होने के बावजूद 10 साल जेल रहने के बावजूद भी इससे किसी तत्कालीन मंत्री पर कोई आरोप या तत्कालीन सरकार पर किसी तरह का दोष साबित नहीं होता। तो मैं यही वो ये कहते हैं ना कि जांच करवानी मतलब मेरा मतलब यही तो, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कई जांच तो करानी ही चाहिए, इसमें कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि अगर कोई इसमें 2008 के अंदर जी अगर इसमें कोई पूर्व मंत्री की इन्वॉल्वमेंट आए तो उनको सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, जब साले मोहम्मद जी विधायक थे 2008 के अंदर, तब वो 1-1.5 साल के लिए पीए रहा था, क्योंकि वो सरकारी नौकर था। उसके बाद वो कभी पीए नहीं रहा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो आप जांच कराइए 2008, 9, 9.5 के बाद में, 10 के बाद में तो कभी वो पीए रहा नहीं, तो जांच करा लीजिए। 15 साल पुरानी बात है, जांच कराइए, खूब आप डिफेंड तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2014 के अंदर इस पूरे मामले को लेकर मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं? ये जो आईपीएस अधिकारी है पंकज चौधरी, उनका बयान आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे थे कि जब उनकी पोस्टिंग हुई और गाजी फकीर की उन्होंने हिस्ट्री शीट खोली, तब उनके सामने इस तरह के तथ्य आए कि पाकिस्तान से इन लोगों का इस तरह से लिंक है, ये देश के साथ घातक हो सकता है। जब हमने जांच करनी शुरू की हेमंत भाई, आपकी सरकार थी। मैं आपकी बात मैं बता देता हूं। चलिए, 2008 के बाद में 5 साल वसुंधरा जी की सरकार रह गई, उसके बाद में 1.5-2 साल से अभी वापस से बीजेपी की सरकार है, जांच करा लेते। चलिए, नहीं कराई, अब करा लीजिए। और जो भी अगर देश के साथ गद्दारी करने के अंदर लिप्त होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं आप ऐसे लोगों को डिफेंड क्यों करते हैं? आज जांच करा लीजिए ना, वसुंधरा जी के समय खोली, आपने एक आईपीएस को ले जाकर के पटक दिया ठंडे बस्ते में। मैं आपसे पूछ रहा हूं हेमंत भाई, अगर तो आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल होते हैं ना, साले मोहम्मद जी सुन ही नहीं रहे ना आप मेरी बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर उन्होंने कहीं संलिप्तता थी तो 5 साल वसुंधरा जी चले गई, क्यों नहीं जांच करा लेते? तब तो सरकार थी ना। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलने पर एक एसपी को ठंडे बस्ते में क्यों लगा दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कि 5 साल वसुंधरा जी की सरकार रह गई, फिर क्यों नहीं जांच कराई? मैं पूछ रहा हूं कि आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप पलट के मुझसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तारिक अहमद मीर जो आतंकवादी रह चुका है, मैं तो कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपको ऐसे ही देश के गद्दारों पर भरोसा नहीं था, देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे, पंकज चौधरी को क्यों ठंडे बस्ते में लगा दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, गाजी फकीर जी या आप इसका जवाब नहीं देंगे? कैसे गद्दार कह सकते हैं बिना जांच के? मैं तो पूछ रहा हूं, मैंने नाम नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं गाजी फकीर गद्दार थे या साले मोहम्मद गद्दार थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं गाजी फकीर के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने पर एक आईपीएस अधिकारी को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया? हेमंत भाई, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप गोल गोल उसी को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमने हटा दिया तो बीजेपी ने क्यों नहीं जांच कराई 5 साल? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं ना। और मैं पूछ रहा हूं, तारिक अहमद मीर जो हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तान से, उसको 2014 के अंदर बीजेपी ने अपना टिकट क्यों दे दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सैफुल्लाह फारूक जो 10 साल तक मिलिटेंसी करता था, 10 साल जेल के अंदर भी रह करके आया, उसको अपने वार्ड नंबर 33 से श्रीनगर के टिकट क्यों देती थी बीजेपी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो प्रदीप कुरुलकर रिपीट हो जाएगा गर्ग साहब, वो एडिशनल डायरेक्टर पद के ऊपर था। गर्ग साहब, सिर्फ राजनीति होती है, बाकी दोनों तरफ से बातें ठीक उसी तरह से है। राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि सिर्फ क्या कहने के लिए है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो राष्ट्र प्रथम है। बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी राष्ट्र प्रथम की बातें की हो? हमेशा इनके लिए तो परिवार प्रथम रहा है, इसके बाद में पार्टी प्रथम रही है, पार्टी द्वितीय रही है, राष्ट्र तृतीय पे आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा देश प्रथम है।
इसके बाद में पार्टी है, फिर इसके बाद में दूसरे व्यक्ति आते हैं। लेकिन कांग्रेस की आदत ये रही है। अब ये कह रहे कि साहब साले मोहम्मद, ये देखिए आप, ये राहुल गांधी के साथ में शकूर खान की ये क्या रिश्ता कहलाता है? राहुल गांधी के साथ में है और जवाब मांग रहे हैं हम प्रदेश को अध्यक्ष किसके साथ में? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांग रहे हैं कि भैया अच्छा, ये वो दोनों जो की आस्तीन तस्वीर के दिखा, साथ अब जो आप बताएं क्या हिंदुस्तान में बोले? बसे हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, जो सेना की जो सूचना है वो पाकिस्तान को भेजते हैं, वो कांग्रेस के साथ क्यों मिले हुए रहते हैं जी? जिधर भी देखोगे, जहां भी खोज करोगे, ये देखिए आफरीदी की फोटो, वो निकल के आता है कि वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। कभी राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब आप देखिए, पाकिस्तान डोजिनर में बताता है कि राहुल गांधी ने ये बोला है और उसको वो पाकिस्तान, तो जयशंकर के भी बता रहे थे, वो तो जयशंकर की बता रहे थे। फिर आपके मणिशंकर अय्यर बता रहे थे पाकिस्तान की भाषा बोलते, तो इनकी रगों में पाकिस्तान की भाषा बसी हुई रहे। हिंदुस्तान के लिए इनके पास में कुछ भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं पूछा कि वहां पर कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, कितने उनके एयरपोर्ट्स को तहस नहस किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उससे इनके वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो ये इनकी स्थिति है। तो इनकी स्थिति वो हो गई है कि हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलना। ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन पर भी आप कुछ बोल दीजिए। देखिए, हाँ हेमंत भाई, मैं बोलता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अगर किसी ने गद्दारी की है, हमने घर में घुस के मारा है। अगर किसी के साथ नहीं तो हमने घर में घुस के मारा है। इसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, इसके बाद में हमने धारा 370 हटाई है। बता दीजिए, कोई कांग्रेस ने कभी हिम्मत की थी धारा 370 हटाने की? धारा 370 नहीं हटी थी तब तक लगभग 60,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देश का कश्मीर में खर्चा होता था। इसके बाद में वो खर्च बंद हुआ। धारा 370 के बाद में 65% मतदान कश्मीर के अंदर हुआ। बता दीजिए, इनके शासन में, इनके टाइम में कभी 65% कश्मीर के अंदर मतदान हुआ? तो ये है कि मोदी जी जो करते हैं वो ठोक बजा के करते हैं। आप हमेशा सबूत मांगते रह जाओगे और पाकिस्तान आपको सबूत देता रहेगा कि देखिए भारत ने ये काम किया है। तो ये भारत के हमेशा नेगेटिव बोलने की इनकी आदतें बन चुकी है। देखिए हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ये फोटो किसकी है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमने नवाज तो शरीफ 370 हटाई है, हमने तो पाकिस्तान में घर के जाके मारा है, एयर स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए, अभी आतंकी ठिकाने खत्म किए। हेमंत भाई चुप कराइए। 26/11 के बाद में क्या किया? हेमंत भाई चुप कराइए। 26/11 की मुंबई की घटना हुई थी, उसके अंदर इतनी गर्ग साहब उस पर आइए ना, जासूसों पर आइए। वो कह रहे हैं कि अगर गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपकी सरकार रही उस वक्त, अगर इनकी सरकार में अगर वो पीए था और वो कह रहे हैं कि वो मंत्री था, मंत्री के वक्त में नहीं था। मेरी बात देश के खिलाफ बोलने की आदत बन चुकी है। मेरी बात हुई नहीं है, देश की गद्दारी ये करते हैं। देखिए मेरी बात पूरी हुई नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। गर्ग साहब एक एक करके बिल्कुल 30 सेकंड। गर्ग साहब 30 सेकंड एक एक करके। जी प्रतीक जी पूरा कर लीजिए 30 सेकंड। बिल्कुल हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये फोटो है नरेंद्र मोदी जी के नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ कौन है? जो कारगिल युद्ध का अपराधी है, कारगिल का अपराधी। 530 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। बताइए, उसके साथ में क्यों बिरयानी खाने और केक खाने चले गए थे? क्यों वहां केक खाने चले गए थे नरेंद्र मोदी जी? बताइए, क्यों बिना बुलाए चले गए थे? क्यों वहां से साड़ियां ले रहे थे? क्यों वहां शोले भेज रहे थे और गलबैया कर रहे थे, केक खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? जिन्ना पाकिस्तान में जाके क्या बोल रहे हैं? अच्छा गर्ग साहब एक आखिरी टिप्पणी है, बिल्कुल एक आखिरी टिप्पणी है और वही मैं आ रहा हूं सर, आपके पास ही आ रहा हूं। गर्ग साहब बिल्कुल 10 सेकंड में आप ये बताइए कि इस व्यक्ति पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपकी सरकार भी बीच में रही। हम तो कार्रवाई करते हैं, हमने तो बता दिया। हमने तो 3 देखिए, हमने एयर स्ट्राइक भी की है, सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। ये शकूर खान इतने टाइम तक बचा कैसे रहा और इसके वजह से लोग कैसे बचे? 26/11 की जो घटना हुई थी, इसके बाद में सूद साहब ठीक है। 26/11 के बाद में इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं किया? 26/11 के बाद में क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया? क्यों नहीं आतंकवादी ठिकाने? सूद साहब ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। ठीक है सूद साहब जी देखिए, मेन बात मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेसी ये काम करते हैं ना, मोदी की फोटो दिखा रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, इनको शर्म नहीं आती क्या? मोदी क्या करने गए थे? मोदी अपनी पूरी जो उनके साथ सिक्योरिटी की टीम थी उसके साथ गए थे नवाज शरीफ से बात करने। ऐसे तो इंदिरा गांधी की फोटो पड़ी है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। इन लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। ये लोग बात सीधी नहीं करेंगे।
मोदी पे क्यों नहीं उठाएंगे? मोदी सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट आदमी है, मोदी ने जो काम किया कोई कर नहीं सकता। ये मणिशंकर ये बात करेंगे जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिकली कांग्रेसी झूठे आदमी है, नाकाम आदमी है, बेसिकली उल्टी बातें करेंगे, देश के खिलाफ बात करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे इनकी अपनी खराब होती है। ये जो फोटो दिखाते हैं नवाज शरीफ के साथ, इनको शर्म आनी चाहिए किसके साथ फोटो दिखा रहे हैं। जोशी साहब बिल्कुल एक आखिरी बिल्कुल एक 10 सेकंड की टिप्पणी, ऐसे लोगों पर एक्शन कैसे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम राजनीति में उलझ करके रह जाएं? इसकी सरकार, उसकी सरकार, देश के गद्दारों का क्या होगा? बढ़ते जाएंगे तो लगती रहे। पिछले 10, 15, 20 सालों से राजनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग छांट के उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अगर इतने ज्यादा ईमानदार हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, तो इनको चाहिए कि हर प्रकार का अपराधी, चाहे वो गाजी फकीर हो चाहे कोई भी हो। अरे आज हमारे साथ 30% नेता ऐसे हैं जिनकी एचएस खोलने जैसी है, तो ये क्या बड़ी बात हो गई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत शुक्रिया। इस तरह की कार्रवाई में राजनीति को परे रख करके कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, देश के गद्दार कोई भी हो, कहीं पर भी बैठे हो, पकड़े जाने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक आम भारतीय की यही राय है।